हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू द चैनल दैट यूज ऑन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 जो कि है चैप्टर नंबर 5 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 तो जैसे पता ही है आपको कि हो चुका है करके, तो जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है उन्हें तो पता है कि हो चुका है करके पार्ट 1। तो उसमें जो है बेसिक्स आपका कवर हो चुका है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। सो उसमें बहुत ही मैंने स्क्रैच से आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कैसे समझ सकते हो। तो उसमें क्या क्या चीज़ मैंने कवर किया था वो मैं आपको एक शॉर्टली में बता देता हूँ। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है तो बेसिकली आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, आयन्स रिलेटेड चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अभी जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो आपको बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी, लाइक बॉन्डिंग किस में होती है, क्या टाइप की होती है। इलेक्ट्रोलाइट आपको समझना पड़ता है, ठीक है। आपको कंडक्टिविटी समझना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। और साथ ही में मैंने क्या बताया था आपको, मोलार कंडक्टिविटी का भी आपको बताया था। और बहुत सारे ऐसे बेसिक टर्म्स जो थे मैंने कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप आज के इस वीडियो को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं एकदम इजीली ट्राई करूंगा आपको सब समझाने की। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको पता ही है जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ आपको, बोलता हूँ मैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतना तो कर लो। मैं देखता हूँ कि व्यूज़ आते हैं कभी कभार और कोई कोई वीडियो में अच्छे व्यूज़ आ भी जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। मतलब देख के जाते हैं, वॉच टाइम अच्छा होता है, मतलब एवरेज व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है आपके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए और सर्व कर सकूं मैं, और भी वीडियोस बना सकूं, और भी नॉलेज जो है वो मैं स्प्रेड कर सकूं यूट्यूब के थ्रू। सो सपोर्ट करो, कोई भी स्टार्टिंग में अगर कोई नया नया है तो उसको आप सपोर्ट करो प्लीज़। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ने वाले वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने क्या देखा था आपका इंडक्शन और कंडक्शन जो है पहले देखा था, हमने चेक किया था। ठीक है, सो भाई अभी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी देखेंगे विथ कॉन्सेंट्रेशन। विथ कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मान लीजिए कोई आपका क्या हो गया, केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया है। कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू एसिड हो सकता है। ठीक है, सो केमिकल कंस्टिट्यूएंट मैं बोलूँगा यहाँ पे हम उसको जो है टेस्ट करेंगे, उसके रिलेटेड जो है यहाँ पर कंडक्टिविटी उसका चेक करेंगे, वेरिएशन चेक करेंगे। सो द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, आपका सॉल्यूट पढ़ा है, सॉल्वेंट पढ़ा है और सोल्यूशन पढ़ा हुआ है। सो कभी भी टर्म ऐसा आए अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन, तो आप जो है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, तो उसमें क्या होता है बेसिकली आयंस जनरेट होता है। ठीक है, आयंस क्या होता है, आयंस जनरेट होता है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब निकलता है, जितने भी करंट कैरिंग आयंस है, जितने भी करंट कैरिंग आयंस आपके जनरेट हुए हैं जो प्रेजेंट है किसमें, एक वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, बराबर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है इन्होंने इस तरीके से, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करें ना हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन होगा। वो एसिडिक सोल्यूशन हो सकता है, वो स्ट्रांगली एसिड हो सकता है, वो माइल्ड एसिड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर हम देख रहे हैं तो वो सोल्यूशन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो भाई, डिसोसिएशन टर्म और एसोसिएशन टर्म बच्चा लोग आपको मैं समझा चुका हूँ पहले भी। अल्फ़ा हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो डाइल्यूशन हो रहा है जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्या हो रहा है, आयन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा, वो आपका डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज होगा, है ना। वो डेफिनेटली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आपका इंक्रीज होगा। एज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इज नॉट इन प्रपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, सो वो जो है बोल सकते हैं एक लेवल में नहीं है। एन इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इज नॉट इन प्रपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन, देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। यानी प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, प्रॉपर लेवल में नहीं है, तभी जाके उसका क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन। सो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, मतलब वेरिएशन कहाँ पर इंक्रीज होगा, कौन से, मतलब अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपका जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अगर ठीक है, अभी आपका डिक्रीज कब होगा यहाँ पर, जब भी आपका जो है नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट जो है यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर डिक्रीज होगा, तभी आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। चलो भाई आते हैं अभी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे भी अपर एरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी भी मैं आपको पढ़ा चुका था कि क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, क्या होता है कंडक्टिविटी, क्या होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके ग्राफ को एनालाइज करेंगे। सो थियरी में क्या है, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration in case of strong and weak electrolytes is qualitatively different। मतलब क्या है, क्वांटिटी या फिर आप वैल्यू को सेम रख सकते हो, है ना, आप वैल्यू या क्वांटिटी को सेम रख सकते हो, बट क्या उनकी क्वांटिटी सेम होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। सो उनकी क्वांटिटी जो है सेम नहीं होने वाली यहाँ पे, है ना। सो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है मतलब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट द क्वालिटी विल बी डिफर्ड। ओके, सो देखो यहाँ पर ये इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाकी टर्म तो आई अज्यूम आपको पता ही है ना, देखते ही पता चल गया। मोलर कंडक्टिविटी है, दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अ प्लॉट ऑफ लैम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी इज लीनियर, है ना, इस लीनियर एज शोन इन दिस फिगर। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है, लीनियर वैल्यू हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका x का वैल्यू जो है डिपेंड करेगा y पर। डेफिनेटली ये वाला जो वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो भी x का वैल्यू y पर ही डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन जो बोलते हैं ना शार्प मूवमेंट, वो किस में देखने को मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि x का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन y का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो कौन सा केस होगा, मैं वापस आपको बताता हूँ। अगर आप ग्राफ को और मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, x का वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है और y का वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो केस में क्या है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ गए बात को, वो क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपका अगर x का वैल्यू डिक्रीज़ होता है साथ ही में आपका y का वैल्यू भी डिक्रीज़ होता है, तो वो क्या है, वो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हो सके तो ये चीज़ को आप बुक में लिख सकते हो, कॉपी में उतार सकते हो, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर रहेगी। ये स्टेटमेंट आप मेंशन करते रहो आपके बुक्स के अंदर कहाँ पर भी, और साथ ही में डायग्राम को एक छोटा सा ड्रॉ कर लो ताकि आपको वेरिएशन समझ में आ सके किसमें, आपके कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी में। चलो अभी आते हैं हम लोग कोhlrausch लॉ के बारे में। देखो भाई कोhlrausch लॉ जो है आपका यहाँ पर, ये बेसिकली जो है डिपेंड करेगा आपके 3 फैक्टर पे, बोल सकते हैं हम लोग। बेसिकली क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका, पहला कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, कंडक्टिविटी है। तो मतलब जब भी मैं बात करता हूँ ना कोhlrausch लॉ की, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान मत दीजिए, शायद आपको नहीं ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। सो पहला है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा है कंडक्टिविटी। जब भी मैं बात करता हूँ कोhlrausch लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन की, तो समझ लेना कि ये 3 टर्म तो डेफिनेशन में आना ही चाहिए। ये 3 टर्म जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेफिनेशन में आपका आना ही चाहिए। देखो कोhlrausch लॉ स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल, क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द अनायॉन्स एंड कटायॉन्स। देखो इतना भी याद कर लिया तो भी ठीक है, मतलब ये क्या स्टेट करना चाह रहा है यहाँ पे, तो जो आपका जो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इनफाइनाइट सोल्यूशन डाइल्यूशन का, है ना, सो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द अनायॉन्स एंड कटायॉन्स when the concentration of the electrolyte approaches 0। जब भी आपका कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोच करेगा 0 को, द मोलार कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। उस मोलार कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोलेंगे, है ना।
सो उसको रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख लो, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो, आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, ऐसा भी आप समझ सकते हो, है ना। The law states that at infinite dilution, each ion migrates independent of coion and contributes to total number of total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of other ion to which it is associated. तो आपने अगर ये डेफिनेशन समझ लिया है तो बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए। ये जो है यहाँ पर सीधा सिंपली स्टेट आपको करता है कि जो आपका कंडक्टिविटी है, जो ठीक है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है at infinite dilution, it is equal to the sum of the conductance, that's it, of the anions and cations. Both cation and anion contribute to the molar conductivity of electrolyte at zero concentration, and thus your molar conductivity is sum of molar conductivity of cation and that of the anion at zero concentration. So उसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको ये डीप में और भी पढ़ना है तो आपके टेक्स्ट बुक को आप रेफ़र कर ही सकते हो, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको कवर कर लेंगे। देखो भाई न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम आप जैसे ये फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आप क्या करते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली क्या क्या वैल्यूज़ दिया है पहले आप वो चेक करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको ऑफ 0.01 मोल दिया है एसिटिक एसिड का, एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है। इस 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या हो गया, ये आपका किसका वैल्यू हो गया, ये वाला जो है वैल्यू आपका 16.5 जो है ना। ये वैल्यू आपका जो है बेसिकली लैम्बडा सी का वैल्यू है, ठीक है, ये लैम्बडा सी का वैल्यू है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो क्या दिया है आपको, 0.01 मोल का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इट्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज 390.7। 390.7 यानी आपका ये क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी, जो कि ये हो गया आपका। सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो 24/7 कमेंट बॉक्स ओपन है, कभी भी पूछ लो। और अगर किसी और को भी अगर कुछ समझ में आ रहा है या फिर अगर वो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि बाकियों को भी समझ में आए। देखो ये कम्युनिटी हमारा जो है कमेंट का, ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। स्टूडेंट्स आपस में जो है इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं अगर कोई नहीं बता पाया तो कोई और स्टूडेंट भी आपको बता सकता है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट हेल्पिंग भी पॉसिबल है। इसलिए कमेंट का एट अ टाइम यूज़ किया करो। कोई भी डाउट है तो इंटरेक्ट करा करो, पूछा करो, है ना। पूछने से देखो कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग में सभी लोग शाय होते हैं, नहीं इतना जवाब देते हैं, लेकिन आप शुरू तो करो। कुछ भी डाउट हो आपको तो समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद हो सके पहली बार में मेरी बातें ना समझ में आ रही हो, लेकिन हो सकता है अगर आप कमेंट में किसी और से पूछो तो आपको समझ में आ जाए, कोई और बता दे या फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कमेंट में जो भी हो शेयर किया करो, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे अल्फ़ा का जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट आप डाल देंगे। 16.6 का जो वैल्यू है 16.5 या 16.6 आप ले सकते हो यहाँ पे। एसिटिक एसिड का दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, है ना। उसका डालो आप, और उसके बाद डिवाइड कर दो। किससे आप डिवाइड कर दोगे, 390 से आप डिवाइड कर दोगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। वो होते ही आपको वैल्यू मिल जाएगा इसका, आपको अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको अल्फ़ा स्क्वायर सी आपको क्या दिया हुआ है, 0.01 दिया है ना। 0.01 मोल दिया हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर सी में 0.0422 का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 माइनस अल्फ़ा करना है। एज सिंपल एज दैट। अभी अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप विदाउट लॉग बुक भी इसको जो है यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आप बेटर रहेगा कि लॉग बुक का यूज़ करना जल्दी से सीख जाओ। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है तो देखो कोई आता सभी को है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कभी कभी एंड टाइम पे ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो, है ना। होता है ऐसा, नॉर्मली होता है, सबके साथ होता है, उसमें कोई ये नहीं है। तो आप हैंड प्रैक्टिस रखो, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हैंड्स की भी मेमोरी होती है, हैंड्स मेमोरी, एक्चुअली हैंड्स मेमोरी कुछ होता नहीं है। बेसिकली ये आपका जो है
हैंड्स मेमोरी मतलब बोल सकते हैं आप जो भी लिख कर प्रैक्टिस करते हो ना वो आपके बैक ब्रेन तक जाता है। बैक ब्रेन का कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपको जो है ज़्यादा याद रहता है। रीडिंग से ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप रीडिंग और राइटिंग दोनों करो, तभी आपको जो है चीज़ें ज़्यादा जल्दी और अच्छे से याद होगी, है ना। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी पे। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी को भी मेजर किया जा सकता है कंडक्टिविटी सेल के थ्रू, ठीक है। सो इसके थ्रू आप कर सकते हो। अभी इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि ग्लास ट्यूब हो गया, सोल्यूशन हो गया और प्लैटिनम प्लेट्स हो गया। ये तीन चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, डायग्राम इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये जो प्लैटिनम प्लेट्स है इसके ज़रिए ये मेन इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपका मेजर करने में काम आता है, कंडक्टिविटी को मेजर करने में यहाँ पे काम आता है। तो देखो भाई, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी determined from the resistance measurement by Wheatstone bridge। Wheatstone bridge हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस देखते हैं, फ्लो ऑफ करंट हम लोग देखते हैं, तो उसके ज़रिए जो है यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल जो है यहाँ पे हमारी मतलब हेल्प कर सकता है आपका कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। अभी देखो कंडक्टिविटी सेल क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन आप देख सकते हो। The conductivity cell consists of a glass tube with two platinum plates coated with a thin layer of finely divided platinum black. This is achieved by the electrolysis of solution of chloroplatinic acid। तो देखो भाई ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से अचीव हुआ है, क्या है। खाली आपको याद इतना रखना है कि जो द कंडक्टिविटी सेल है कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विथ two platinum plate coated with a thin layer of finely divided platinum black। So now you guys may have understood that what is the important point over here. The point I would like to say here is you have to remember this line, this, okay. So this much line is important over here to understand, to clear your concept related to conductivity cell, okay. So the cell is dipped in a solution. Here the cell is going to be dipped in a solution whose resistance is to be measured. So what will happen over here, in the conductivity cell your resistance will be going to measured, right. So here are the some formulas, some specifications. You can see that cell constant. Now how to define that cell constant? We are going to denote that by letter K, okay. So to define that constant we should know that the formula of that, like rho L upon A, ठीक है। सो क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, क्या होता है आपका रो ए अपॉन एल होता है या रो एल ए अपॉन ए होता है, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। सो द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज गिवन बाय, देखो हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। सो ओवर हियर द कांस्टेंट K कैन बी डिनोटेड एज with respect to your formula L upon RA, and definitely this can be this is the cell constant, and if we reverse it we will get that RA upon L, right. So for a given cell the ratio of separation L between two electrodes, right. So between two electrodes divided by the area of cross section area, it would having some of that specifications like area, it would have some definite shape, right. So of a electrode is called a cell constant. Now cell constant is your L upon A. SI unit of cell constant is meter inverse, है ना. So L upon A is meter upon meter square, so that will give you 1 upon meter, which is also known as meter inverse, which is conveniently expressed in centimeter inverse also. So K is equals to cell constant upon R. So I hope you are cleared with this. लेट मी नो इफ़ आई एम गोइंग फास्ट, ठीक है बच्चा लोग। अगर आपको लगता है कि कहाँ पर फास्ट जा रहे हैं हम लोग या कोई टॉपिक को पिक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर से बताएं, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, as you had seen, we are going to use this with the help of Wheatstone bridge. We are going to connect your conductivity cell with two electrodes, right. So in the solution of unknown resistance we are going to find with the help of unknown resistance, right. So we also know that that can be calculated using galvanometer also. So the conductivity cell containing KCl solution, the solution present inside is, it consists of KCl, right. Your potassium chloride of unknown resistance is placed in the other arm of
Whetstone bridge. Now another unknown resistance is placed in the another arm, right? Other arm of Whetstone bridge, D. So you can see the mention over here, the D, where it is mentioned in the diagram. Kindly observe the diagram, right? If you are thinking that you are not able to catch with me, you can pause and observe, and you can read this specification, right? So this specific part you can read that. So F is the sliding contact. Now you can see in the diagram where the F is consist of your what it consists your, what it defined over here, it is a sliding contact, right? So it is moved along A, B until no current flows. The detector D shows no deflection. Deflection, the word deflection states the movement in the measurement, right? If it gets deflected means the movement has started, and here the measurement will show you and deflecting randomly rising or decreasing. This is known as your deflection, where it will show you whether it is going to increase or whether it is going to decrease. The null point is thus obtained at point C. The null point will going to observe in which portion, you will going to observe that in C. So Whetstone bridge principle is your, you can simply see over here, compare over here R upon L, that is AC and BC. Okay, so over here L of AC upon BC into R. So this was the part to know, right? So now we are going to see your determination of conductivity by given solution, that is your cell constant upon R, right? So K is equals to cell constant upon R. Now what's next? This is the calculation of molar conductivity. Molar conductivity is equals to 1000 K, right, upon C. So we already know this all things, so this all things are basic again because we had completed that too. अभी हम लोग आ जाते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल पर. देखो पार्ट कुछ अगर मैं स्किप कर रहा हूँ, इट मीन्स आई हैड ऑलरेडी कवर्ड दैट ऑल्सो, एंड इट डजंट इवन रिक्वायर्ड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट. यू कैन पॉज एंड रीड आउट वंस, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट इज द पॉइंट, राइट? So now what is the question over here? A conductivity cell conductivity cell containing 0.01 mole KCl gives at 25 degrees centigrade, right? So the resistance of 604 ohms. So okay, we have the value of resistance, the same cell containing, now we have another cell with 0.001 mole. Remember this the values are changing over here, 0.01 mole KCl to 0.01 mole AgNO3, right? So gives resistance to 6530 ohms. Over here we have the different value again, right? We have said that we have to calculate over that, calculate the molar conductivity of 0.001 AgNO3, right? Conductivity is given 0.01 mole KCl and 25 degrees centigrade is your 0.0141. Okay, so after all you have to just write the given condition first. So cell constant, how will you find that K is K cell constant is equals to KCl into RKCl, right? So that is the method to calculate that, and you have to substitute the values. The given values are 0.0141 into 604. तो देखो अभी समझो इसको क्या वैल्यूज़ कैसे फेच करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि जस्ट एज इट इज़ मैंने बता दिया जो बुक में लिखा है. सो देखो सेल कांस्टेंट क्या है आपका, K इंटू आर है. हम कौन से सोल्यूशन का देख रहे हैं, हम KCl सोल्यूशन का देख रहे हैं ना. सो आपके पास वैल्यू दी हुई है ना यहाँ पर, कंडक्टिविटी 0.01 पर क्या दिया हुआ है, 0.00141, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है. अगेन आपको 604 ओम्स भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है. पहले कंडीशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, दूसरे कंडीशन में आपको क्या बोला है, AgNO3 के लिए लेना है. सो अगेन AgNO3 के लिए आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला है जो फर्स्ट में यूज़ हुआ है, खाली फ़र्क कितना है कि आपको सेल कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे वैल्यू का K का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको K का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये निकाल दिया ना हमने सेल कांस्टेंट का वैल्यू,
0.852, सो 0.852 डाल दो और आर का वैल्यूज़ क्या है 6530 है, ये डाल दो तो दो वैल्यू आ गया आपके पास, के का वैल्यू आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया। सिंपली मोलार कंडक्टिविटी से आप निकाल सकते हो, अभी के का वैल्यू भी है आपके पास, सी का वैल्यू भी है। सो आपने अभी क्या निकालना है यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। किसका निकालोगे, AgNO3 का निकालोगे अगेन। सो क्या है फॉर्मूला 1000 के अपॉन सी है ना, सो सी का वैल्यू क्या दिया है 0.001 दिया है। अभी आप AgNO3 के लिए दिख रहे हो, सो 0.001 आप डाल दीजिए, 1000 ये एज इट इज़ डालो, के का वैल्यू कैलकुलेट किया है 1.3। तो जब तक आप एक निकालोगे नहीं आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। So your like I can say that C is dependent on B and B is dependent on A. So whenever you solve the question you have to go series wise, because if you try to jump in directly the last question, like I mean to say, if there is given like you have to find the three values and you are directly switching to the third one, so it will not going to work, right? Because somehow your first value will be going to substitute by the another one, like it will be required by the second one also and third one also. So definitely you have to go series wise. First you will go with A, then you have to calculate B and then C. So that is basic terminology, that is basic understanding which you need to follow, right? देखो भाई अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। अभी ये चीज़ मैं वापस देखो बार बार नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रोड्स और क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड में क्या होता है आपका, जो ये इलेक्ट्रोड होता है इट इज़ एन इलेक्ट्रोड विद द रिडक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है ना। ऑक्सीडेशन हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन। At this electrode the species undergoing oxidation loses electron। यहाँ पे क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका स्पीशीज, सॉरी यहाँ पे मैंने दिस इलेक्ट्रोड द स्पीशीज अंडरगोज रिडक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट केस में गेन होगा, सेकंड केस में लूज होगा आपका, राइट। सो इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोड्स may or may not participate in the reaction. The electrodes which do not take part in reactions are inert electrode। जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी अगर वो प्रेजेंट, उनका प्रेजेंस है उनका, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम उनको क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप देख सकते हो, ये समझने के लिए आपको, ये बेसिकली आपको जो है माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही समझना है, यानी किस तरीके से आपका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, वेदर यहाँ पे लूज हुआ है इलेक्ट्रॉन या गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप इस फॉर्म में देख रहे हो ना, सो ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे सिंपली आपको दिखाई दे रहा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। सो प्राइमरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl है तो ब्रेक डाउन हुआ Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे Cl दो अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, Cl2, दैट इज योर सेकेंडरी प्रोसेस। अगेन यू हैव अनदर स्टेप दैट इज 2Cl। इफ यू ब्रेक डाउन दिस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, this is overall oxidation, right? So this is basically the step by step process how you have to go on, okay। अभी देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। इसके लिए भी नेट सेल रिएक्शन पढ़ना होता है हमें। नेट सेल रिएक्शन अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रहा है। अभी जैसे कि बताया आपको, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग रिडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द बैटरी आर यूज्ड इन कैथोडिक रिडक्शन ईच Na+ आयोन, राइट। So each Na+ ion that reaches cathode accepts an electron। क्या हो रहा है, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक्सेप्शन EXCE वाला नहीं भाई, ACCEPTED है ना। सो यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा किसमें, कैथोड में। नेट सेल का देखा आपने, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया पहला स्टेप में। दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं रिडक्शन हो गया, ऐड किया है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है यानी कि ऐड हुआ है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, अब पेल ग्रीन, ये सब जो है आपका सब केमिकली आपको टेस्ट करना है। पेल ग्रीन ऐसा गैस वगैरह रिलीज होता है,
मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड। सो ये सब थियोरेटिकल वाइज आपको याद करना पड़ेगा। सो देखो भाई केमिस्ट्री इसलिए देखो चीज़ इम्पोर्टेंट भी है, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें जो है ज़्यादा पोर्शन जो होता है आपका 70% लॉजिकल होता है, 30% याद करना पड़ता है। जबकि अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो वो बहुत ही आपका जो है यहाँ पे लॉजिकल होता है, 90% लॉजिकल होता है, 10% केस हमें जो है याद करना पड़ता है। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो सब्सक्राइब करो यार, स्टार्टिंग में भी बताया जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे, सब्सक्राइब करो। चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।